सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। तो ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज फॉर एनडीए 1 2023 का नेक्स्ट वीडियो है। तो लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने कवर करा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड हमने कवर करा था प्लेट टेक्टोनिक्स। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी में हमने देखा था कि एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी एंड इस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करते थे एंड उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। पैंजिया वाज द नेम ऑफ दैट सुपर कॉन्टिनेंट एंड ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था दैट वाज सराउंडेड बाय सुपर ओशन जिसका नाम था पैंथेलासा। तो हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पैंजिया एंड इट वाज सराउंडेड बाय सुपर ओशन नेम्ड पैंथेलासा। फिर विद टाइम धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट जो था ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ एंड जो आज हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसकी फॉर्म में आया। फिर ये जो थ्योरी थी ये कुछ इसने फाउंडेशन तो दी थी लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी अल्टीमेटली, बिकॉज ये जो इसने जो हाइपोथेसिस दी थी कि जो इसने जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इक्वेटर वर्ड फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग इनफ रीजंस नहीं थे, तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद में आई थी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जिसने बताया था कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ प्लेट्स एंड प्लेट्स क्या है जो कि जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है इसके ऊपर फ्लोट कर रही है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो हमने इसमें अलग अलग टाइप की प्लेट बाउंड्रीज देखी थी। हमने देखी थी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जिसमें कोलिजन होता है। कोलिजन हमने फर्दर देखा था कि एक तो ओशन ओशन कोलिजन होता है, फिर हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन होता है, फिर हमने देखा था कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन भी होता है, फिर हमने देखा था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें हमने देखा था कि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है और वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग करती है। फिर तीसरी हमने देखी थी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। ये तीन टाइप की हमने प्लेट बाउंड्रीज हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। इस वीडियो में वी विल कवर अर्थक्वेक्स। ओके, तो हम अर्थक्वेक्स देखेंगे, अर्थक्वेक्स अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज देखेंगे हम इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज लक्षित सेन एंड आई हैव क्लियर्ड द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस इन 2019 एंड इन 2021। आप लोगों ने काफी ये जो स्लाइड है पहले देख रही होगी, बट द पर्पस टू इंक्लूड दिस स्लाइड इज टू, अगर आप में से कोई पहली बार देख रहा है देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार मेरा चैनल विजिट करिए एंड इफ यू फील दैट कंटेंट इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज फॉलो मी एंड फॉलो द चैनल एंड फॉलो द कंटेंट रेगुलरली. So I have cleared the SSB interview for NDA 147 course from 2FSB Mysore. I have secured an AIR of 389, but I got medical out, therefore I could not join. So currently I am pursuing graduation. And अगर आपको कोई सजेशन है, फीडबैक है, so you can definitely give in the comment section of YouTube. And उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं, so you can follow me on this Insta ID of lakshit.sen123. And also you can join this Telegram group. इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। सो पहला टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक। स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है? तो अर्थक्वेक जो होता है ना, हमारे सरफेस की शेकिंग और ट्रेमलिंग होता है एंड अर्थक्वेक इज द शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो हमारा मान लो जो अर्थ जब हमारा अर्थ है वो रेस्ट पे हमारा अर्थक्वेक है, मतलब सॉरी हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है वो रेस्ट की स्टेट में है। जब वो शेकिंग होने लग जाएगा, जब उसमें वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे तो हम उसी वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलेंगे। ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हिच डिस्टर्ब्स द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने कहा था कि जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने पे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो अर्थक्वेक होंगे। लेकिन जो डिस्टर्बेंस होता है ये अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होता है एंड ये एनर्जी की फॉर्म में, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आपको पता है जैसे हम सन से जो हमारे पास अर्थ पे लाइट आती है, तो जो लाइट है वो भी एक टाइप की वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो सन से जो लाइट आती है वो एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड आपने ऐसे भी ऑब्जर्व करा होगा, मान लो ये एक रोप है और अगर इसको मैं एक जर्क देता हूँ, अगर मैं इसको अप एंड डाउन ऐसे एक मोशन देता हूँ तो इसमें एक वेव स्टार्ट होगी। ये वेव धीरे धीरे ऐसे यहाँ तक एंड तक जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है जो कि डिस्टरबेंस जो कि ट्रैवल करती है। तो ये जो एनर्जी वेव्स के
थ्रू वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इन वेव्स को हम बोलते हैं सीज्मिक वेव्स। सीज्मिक वेव्स मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ उस वाले वीडियो में मैंने इनको डिटेल में पढ़ाया है, आप एक बार वहां जाके देखो। फिर भी एक बार मैं आपको क्विक रिकैप करा देता हूँ उसका। तो जो सीज्मिक वेव्स होती है, सीज्मिक वेव्स ये दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज बॉडी वेव्स, सेकंड इज सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फर्दर दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी वेव्स, सेकंड इज सेकेंडरी वेव। एंड सरफेस वेव जो होती है वो भी फर्दर दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज लव वेव्स एंड सेकंड इज रैली वेव्स। प्राइमरी वेव्स लॉन्जिट्यूडनल नेचर की होती है, सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे कम डिस्ट्रक्शन करती है। सेकेंडरी वेव्स ट्रांसवर्सल नेचर की होती है, इससे थोड़ी स्लो होती है एंड इससे थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। सरफेस जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सिर्फ ये सरफेस पे ट्रेवल करती है एंड साइड टू साइड मूवमेंट करती है ग्राउंड का। रैली वेव्स अगेन सरफेस वेव्स है, ये सर्कुलर मोशन करती है, हमारे सी में जो वेव्स होती है उसकी तरह सर्कुलर मोशन करती है। तो एक मैंने कोई रिकैप करा दिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये सीज्मिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये शार्प ब्रेक के अलोंग या फिर किसी फ्रैक्चर के अलोंग से रिलीज होती है। मान लो ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, तो यहाँ पे अगर एक क्रैक आ गया तो क्रैक के यहाँ पे तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी एंड ये पूरे अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करेगी और फिर सरफेस पे हमको एज वाइब्रेशंस फील होगी। तो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है फोकस, जिसको हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। Focus slash hypocenter is the point from which the energy or the earthquake waves are released. It is always hidden inside the earth and the depth of the focus may vary from place to place. तो जैसे आप ये देख सकते हो हमारे क्रस्ट का एक पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये एक फॉल्ट है जिसके अलॉन्ग अर्थक्वेक रिलीज होता है। जिस पॉइंट से रिलीज होता है वो होता है फोकस एंड इसी फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो यहीं से एनर्जी रिलीज होती है और ये पॉइंट हमेशा अर्थ के इंटीरियर में होता है। ओके, फिर आता है एपिसेंटर। एपिसेंटर एपिसेंटर इज द पॉइंट विच इज एग्जैक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारे जैसे फोकस है तो ये तो सरफेस के अंदर है, मतलब हमारे अर्थ के इंटीरियर में है। इस फोकस के सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, सबसे नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस इज एपिसेंटर। So it is the point which is exactly above the focus on the surface of the earth. It is the point where the seismic waves are first recorded. अब ये क्योंकि सबसे पास वाला पॉइंट होता है सरफेस पे, तो इसी वजह से जो seismic waves होती है वो सबसे पहले एपिसेंटर पे फील होती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी सबसे ज्यादा एपिसेंटर पे ही आता है क्योंकि सबसे पास में है, सबसे पहले वेव्स यहीं पे रिसीव होती है, इससे पहले एनर्जी जो होती है वो और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहीं पे आता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा टर्मिनोलॉजी है आइसोसीस्मिक लाइन। आइसोसीस्मिक लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज सेम। अब इंटेंसिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इंटेंसिटी बेसिकली जो होता है हमारे अर्थक्वेक से कितना डैमेज कॉज होता है उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। बिकॉज कहीं पे अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी वो ज्यादा रहेगी तो वहां पे ज्यादा डैमेज कॉज होगा, कहीं पे जो उसकी इंटेंसिटी वो कम होगी तो वहां पे कम डैमेज कॉज होगा। ओके, अगेन आ गया मेजरिंग अर्थक्वेक्स। एन इंस्ट्रूमेंट सीज्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक। इसमें मेजर सही नहीं होगा, यहाँ पे हम अगर रिकॉर्ड वर्ड यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज हम सीज्मोग्राफ की वजह से अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं। इसको अर्थक्वेक को मेजर करने के दो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट इज इंटेंसिटी एंड सेकंड इज मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले है मैग्नीट्यूड। Magnitude measures the size of an earthquake in terms of amount of energy released. तो मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है कि जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है वहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हुई, मतलब वहां से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। वहीं पे इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है इन टर्म्स ऑफ कितना डैमेज कॉज हुआ है। मैंने आपको बताया था जैसे सरफेस पे जितना ज्यादा डैमेज कॉज होगा वहीं पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी मतलब जितना डैमेज कॉज और मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट रिलीज। अब आप एक बात बताओ, अमाउंट एक बार जो रिलीज हो जाएगा वो अमाउंट तो हर जगह सेम रहेगा, नो मैटर अर्थक्वेक कहाँ पे हमको फील हुआ है। तो इसी वजह से द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक रिमेन्स द सेम अराउंड द वर्ल्ड नो मैटर वेयर इट इज फेल्ट, वेयर एज इंटेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द एपिसेंटर एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। तो ये
एपिसेंटर के पास में सबसे ज़्यादा होती है इंटेंसिटी, लेकिन एपिसेंटर से हम जैसे-जैसे दूर जाते हैं, तो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती रहती है। तो इसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्टर स्केल, एंड इसको इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मर्सेलिस स्केल। तो आई होप आपको इन दोनों टर्म्स में क्लैरिटी समझ में आ गई होगी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होता है। फिर आता है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक में मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक किस वजह से आता है, अगर हमारे अर्थ के क्रस्ट में कोई भी अगर डिसरप्शन आ जाता है, हमारे अर्थ के क्रस्ट में अगर कोई भी डिसरप्शन आता है, वो अर्थक्वेक को कॉज करता है। तो हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं कि जो डिसरप्शन है वो किन किन कारणों से आ सकता है। तो an earthquake is basically caused when there is a disruption in the earth crust or a sudden release of energy. There are multiple reasons for the sudden release of energy in the crust, which are first is volcanicity. Volcanicity या इसको volcanism बोल सकते हो या volcanicity भी बोल सकते हो। The release of lava and gases during a volcanic eruption. The release of lava and gases during a volcanic eruption pushes the Earth's crust, which result into the sudden release of energy and hence causes earthquake. सपोज करो ये हमारा क्रस्ट है एंड इसके नीचे हमारा मोल्टन मैग्मा है। तो जब ये गर्म होगा, ये हमारे अर्थ को ऊपर मतलब सरफेस पे आने के लिए अर्थ के क्रस्ट में से रास्ता बनाएगा। तो जब ये रास्ता बनाएगा तो ये हमारी अर्थ के सरफेस को पुश करेगा, प्रेशर के साथ में पुश करेगा, एंड जब पुश करेगा तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा एंड उसी डिस्टर्बेंस से अर्थक्वेक आएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं वॉल्केनो में आपको पढ़ाऊंगा, वॉल्केनो से अर्थक्वेक कॉज होता है एंड अर्थक्वेक से वॉल्केनो कॉज होता है। ये चीजें हम अभी देखेंगे। ये दोनों एक दूसरे के कॉज एंड इफेक्ट वाला इनका चलता है, एक की वजह से दूसरा कॉज होता है। तो वोल्केनिसिटी से मतलब वोल्केनिज्म से हमारा अर्थक्वेक कॉज होता है। सेकंड है फॉल्टिंग। जब दो स्लैब्स, रॉक के स्लैब्स एक दूसरे से रब होंगे तो फ्रिक्शन के कारण उनके उनके अलोंग एक फॉल्ट क्रिएट होगा, एंड फॉल्ट क्रिएट होगा मतलब उस पर अगेन फोर्स लगेगा। ये मान लो एक रॉक का स्लैब है, अगर यहाँ पे कोई दरार आ जाती है, कोई क्रैक आ जाता है, तो इस क्रैक के अलोंग भी एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इस रॉक के स्लैब में स्ट्रेस क्रिएट होगा एंड उसी स्ट्रेस की वजह से इसमें फॉल्ट आएगा एंड उस फॉल्ट से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, फिर आता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में shallow focus earthquakes are caused along the divergent and transform boundaries, whereas very deep and high magnitude earthquakes are caused along the convergent boundaries. अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, मान लो ये दो प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, तो जैसे जैसे दूर जाएगी तो इनके नीचे का जो मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आके सॉलिडिफाई होगा, कूल होगा। तो जैसे ही कूल होगा, क्योंकि ज्यादातर ओशंस के नीचे होता है, तो ये जैसे कूल होता है तो ऑल ऑफ ए सडन कूल होता है और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये अर्थक्वेक कॉज करता है, बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है एंड उससे अर्थक्वेक कॉज होता है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में भी अलोंग अगेन ये दो स्लैब्स, दो प्लेट्स रब हो रही है, तो रब हो रही है तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन जब एकदम से रिलीज होगा धीरे धीरे, जब फ्रिक्शन से जब ये मूव करेगी अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो उससे भी एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद में आ जाते हैं कॉन्वर्जेंट। अब कॉन्वर्जेंट में तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो अगेन यहाँ पे भी इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये प्लेट नीचे जाके मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद में ऊपर फोर्स लगाती है, उससे वॉल्केनो भी क्रिएट होता है, उसी से प्रेशर लगता है, पुश लगता है एंड उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। दूसरा रीजन ये कि जब यहाँ से जाती है तो अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड जैसे जैसे रॉक आगे मूव करती है तो फ्रिक्शन रिलीज होने की वजह से भी अर्थक्वेक कॉज होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। फिर आता है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। तो सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक अंडरग्राउंड डीप माइनिंग, blasting of rocks, nuclear explosions, storage of massive volumes of water in big reservoirs, etc. can call tremors. ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, tremors in Earth's interior. तो जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ जाता है। अगेन मैंने आपको कहा था कि बेसिक जो फंडा है वो क्या है, अर्थ के क्रस्ट में या उसके सरफेस पे डिसरप्शन, एंड ये डिसरप्शन काफी रीजंस की वजह से आ सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमको इनका डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो ऐसे हर किसी जगह पर रैंडमली नहीं आ जाते। अर्थक्वेक्स आने का एक एरिया होता है जहाँ पे उनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज्यादा हाई होती है। तो earthquakes are not randomly distributed on the earth.
अराउंड 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स अकर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज। मैंने आपको बताया था कि प्लेट बाउंड्रीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Earthquakes also occur away from the plate boundaries and these are called intraplate earthquakes। जैसे ही इंट्राप्लेट अर्थक्वेक्स है, उसी तरीके से इंट्राप्लेट वॉल्केनोज भी होंगे, हम देखेंगे इसी वीडियो में। द सर्कम पैसिफिक जोन, सबसे पहला ये है। अर्थक्वेक्स अकर अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। दिस अकाउंट्स फॉर 65, अगेन स्पेलिंग एरर, दिस अकाउंट्स फॉर 65% of the total earthquakes in the world। The Pacific plates meets several other plates in this region such as Juan de Fuca plate, Cocos plate, Indo-Australian plate, Nazca plate, North American and Philippine plate। The Pacific plate being thinner and denser is subducted under these plates। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारी जो ऐसे पैसिफिक प्लेट है, तो वो इन सब प्लेट्स के साथ, जॉन डे फूका, नस्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये इन सब प्लेट्स के साथ में कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है। और क्योंकि जो हमारा पैसिफिक प्लेट है वो एक ओशनिक प्लेट है और वो डेंसर प्लेट है, तो वो इन सब के नीचे सबडक्ट हो रही है, एंड इस सबडक्शन के कारण ही अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इसमें आप ये जो देख सकते हो, जो मैंने रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है एरिया, ये है सर्कम पैसिफिक जोन। ये पैसिफिक का वेस्टर्न मार्जिन और ये नहीं, ये उसका ईस्टर्न मार्जिन और ये वेस्टर्न मार्जिन, ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको मैप करोगे तो एक ये रिंग की तरह दिखेगा। ये आपको एक ऐसे रिंग की तरह दिखेगा, ये सर्कम पैसिफिक जोन। सेकंड है मिड अटलांटिक जोन, मिड अटलांटिक बेल्ट। द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मैंने आपको बताया था, द अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन आर ऑफ मॉडरेट टू माइल्ड इंटेंसिटी विद अ शैलो फोकस। द रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड द रेड सी आर कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट। ये जो मैंने ग्रीन डॉट से बना रखा है, ये यहाँ पे मिड अटलांटिक बेल्ट है, एंड ये रेड सी तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण अर्थक्वेक्स क्रिएट होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट इंक्लूड्स द एपिसेंटर इन फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ अल्पाइन रेंजेस, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयन रेंजेस अप टू म्यांमार हिल्स। द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक हियर इज अगेन प्लेट कन्वर्जेंस। The Indian plate and African plates are subducted below the Eurasian plates causing earthquakes। ये वाला रीजन, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पूरा रीजन, अल्पाइन रीजन, मेडिटेरियन सी से लेके पूरा यहाँ तक म्यांमार तक, यहाँ पे भी जो अफ्रीकन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट इसके नीचे सबडक्ट कर रही है, मतलब उससे कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है, इस वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर इसके बाद में है इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। एज द नेम सजेस्ट, these are the earthquakes which do not occur at plate boundary and occur in between the plates। Stress causes earthquakes within the plates। This stress is supposed to result from fractures created along the ancient fault lines। मतलब जहाँ पे ancient टाइम में जहाँ पे fault lines होती थी, तो उन्हीं के कारण, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो, अगर एक प्लेट यहाँ से कहीं पे कॉन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है, तो वो यहाँ से डाइवर्जेंट बाउंड्री भी तो बना रही है, तो इसी वजह से कई प्लेट्स में स्ट्रेस क्रिएट होता है इनके मूवमेंट्स की वजह से, एंड जो एंशिएंट फॉल्ट लाइंस होती है उनके अलॉन्ग ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा अर्थक्वेक। अब हम स्टार्ट करेंगे वोल्केनो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वोल्केनोज। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा, सो बी पेशेंट। सो वोल्केनो क्या होता है? तो वोल्केनो इज अ रिफ्ट, फिशर और एन ओपनिंग ऑन द सरफेस from which the molten material from the interior of the earth comes onto the surface। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा सरफेस है। तो हमारे सरफेस पे अगर कोई ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, या हमारे सरफेस पे कोई लंबी सी दरार क्रिएट हो जाती है, फिशर यानी कोई, जैसे अगर इसी सरफेस को हम ऊपर से देखें, तो यहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर क्रिएट हो गया, कोई दरार क्रिएट हो गई, इससे मोल्टन मटेरियल बाहर आता है, आउटपोरिंग। यहाँ से जो मोल्टन मटेरियल है वो आउटपोर होता है, एंड इसी फिनोमिना को हम, मतलब इसी फिशर को या ओपनिंग को हम वोल्केनो बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनिज्म और वोल्केनिसिटी स्लैश वोल्केनिसिटी। ये तीनों टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है बेसिकली वोल्केनो। अब इसके बाद में हम देखते हैं कॉजेस ऑफ वॉल्केनो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं वॉल्केनो बस यूं ही कॉज होता होगा, उसके पीछे भी कुछ कारण होगा।
A volcanic eruption occurs when the molten magma from the interior of the earth rises onto the surface. अब ये क्यों राइज होता है? द मैग्मा इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ द रॉक्स, इंटेंस हीटिंग ऑफ द रॉक्स इन द लिथोस्फीयर एंड द मेंटल। मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में बताया था कि हमारा जो लेयर्स है उसमें मेंटल के बाद में मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। जो हमारा मेंटल है, जो हमारा आउटर कोर है, इसमें जो मैटर है वो मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। इसके अलावा मैंने एक आपको ये चीज़ और बताई थी कि एक ही लेयर में उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग टेम्परेचर है। जैसे मेंटल का जो अपर लेयर है वहाँ पे करीबन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और नीचे वाले लेयर पे करीबन 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन करंट कॉज होते हैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है? जो हॉटर मटेरियल वो राइज करता है, कूल मटेरियल नीचे सिंक करता है। तो इन कन्वेक्शन करंट्स की वजह से प्लेट बाउंड्रीज कॉज होती है, और उसी की वजह से ये वॉल्केनोस कॉज होते हैं। सो द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन वन लेयर causes the convection currents. These convection currents causes plate boundaries which in turn causes volcanoes. Again, जो मैंने आपको समझाया वही मैंने इसमें लिख रखा है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। अब जो लावा निकलता है ना, उसके लावा के भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एंडेसाइटिक, जिसको हम एसिडिक लावा भी बोलते हैं। दूसरा होता है बसाल्टिक, जिसको हम बेसिक लावा भी बोलते हैं। एंडेसाइटिक लावा जो होता है वो लाइट कलर का होता है, लेकिन वहीं पे जो बसाल्टिक लावा होता है या बेसिक लावा होता है वो डार्क कलर का होता है। इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, इसकी विस्कोसिटी लो होती है, इसका परसेंटेज ऑफ सिलिका हाई होता है। वहीं पे बेसिक जो लावा होता है उसका जो परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है वो कम होता है। ये क्यों होता है? जो हमारा एंडेसाइटिक लावा है ये बेसिकली हमको कॉन्टिनेंट्स में मिलता है। अब सपोज करो ये ओशनिक प्लेट है एंड इसके ऊपर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब मैंने आपको बताया था कि दोनों में सिलिकन तो रहता है, ये सीमा की होती है, ये सियाल की होती है, तो सिलिका दोनों में है। लेकिन जो एसिडिक लावा है वो इतनी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें सिलिका का कंटेंट हाई होता है। एंड इसी वजह से, क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट हाई होता है, इसी वजह से इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है, इसी वजह से इसकी विस्कोसिटी कम होती है। इसकी डेंसिटी लो होती है, इसकी डेंसिटी थोड़ी हाई होती है। ये ऑब्वियसली आपको सुनने में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा होगा, बट ऐसा होता है। अब क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई होती है तो इनका फ्लो धीरे होता है और ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं। वहीं पे जो बेसिक लावा होता है वो हाईली फ्लूइड होता है, ये कई बार 10 to 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। एसिडिक लावा जो होता है वो बसाल्टिक लावा से थोड़ा ठंडा होता है कंपैरेटिवली, एंड ये सबसे हॉटेस्ट लावा होता है, बस बेसिक लावा। अब क्योंकि ये ज़्यादा, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो ये प्रेशर के साथ में रिलीज होते हैं। अगेन यहाँ पे ये प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर ऑल ऑफ ए सडन एक्सप्लोड होंगे, तो ये थोड़े एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। वहीं पे क्योंकि ये फ्लूइड है, ये आसानी से छोटे से फ्रैक्चर से, पोर से भी निकल जाते हैं, तो ये एक्सप्लोजिव नेचर के नहीं होते। ये मोस्टली कन्वर्जेंट बाउंड्री पे मिलते हैं। कन्वर्जेंट पे क्यों? अगेन ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट इसके नीचे सबडक्ट हो रही है, ये सबडक्ट होगी, यहाँ पे बाउंसी क्रिएट होगी, एंड ये ऊपर के लिए, जब ऊपर जाने के लिए प्रेशर बनाएंगे, एंड इसी वजह से प्रेशर के साथ में और हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। ये डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनते हैं। अब आता है प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज। जो वॉल्केनो रिलीज होता है उसमें सिर्फ लिक्विड लावा तो होता ही है, उसके साथ में गैसेस भी होती है। A large amount of gases are released from the volcanoes during eruptions. Active volcanoes emit a large number of steam which condenses and causes rain near the volcanoes. तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टीम भी निकलती है जो कि कंडेंस होकर बारिश जिसकी वजह से वॉल्केनो के आसपास में बारिश होती है। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि गैसेस रिलीज होती है, तो गैसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गैसेस जब बाहर निकलती है एंड फिर जब स्टीम के साथ में, जब बारिश के साथ में ये सारी गैसेस जब अर्थ पे आती है तो ये लैंड पोल्यूशन करती है, एंड इसको हम वॉल्केनिक मड भी बोलते हैं। फिर होता है फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। तो अगेन ये हमारी रॉक है, अगर ये जो लावा है वो अपलिफ्ट हो रहा है, अगर यहाँ से अपना रास्ता बना रहा है, तो साथ साथ ये आसपास के छोटे मोटे टुकड़े भी लेके चलता है। तो दीज रॉक्स आर फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, इसको हम पायरोप्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगेन सबसे मेन लावा। तो जो लावा होता है उसको हम अर्थ के इंटीरियर में तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब सरफेस पे आ जाता है उसको हम लावा बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आता है टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो हम इनका मतलब बेसिकली इनका जो क्लासिफिकेशन है वो हम
इनकी नेचर ऑफ ओपनिंग के ऊपर करते हैं। ये किस तरीके से जो मोल्टेन मटेरियल है वो किस ओपनिंग के थ्रू सरफेस पे आ रहा है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला फिशर, दूसरा सेंट्रल इरप्शन। फिशर मैंने आपको जैसे मतलब बताया, एक लंबी लंबी कैविटी या लंबा एक दरार। तो अगेन दिस टाइप ऑफ इरप्शन टेक्स प्लेस अलोंग ए फिशर और अ सीरीज ऑफ फिशर्स व्हिच लीड्स टू नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शंस। अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे इनको आउटपोरिंग के लिए इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा उनके पास पाथ है, तो वो आराम से इजीली रिलीज निकलेगा, एक्सप्लोसिव नहीं होगा। These types of eruption doesn't form large volcanic cones, instead they form plateaus and plains। ये plains and plateaus बनाते हैं। वहीं पे अगर हम देखें सेंट्रल इरप्शन, व्हेन द इरप्शन अकर्स थ्रू ए सेंट्रल माउथ, यानी अगर पूरे सरफेस पे बस एक माउथ है, वहीं से सारा आउटपोरिंग हो रहा है, या फिर वेंट, तो इसको हम सेंट्रल इरप्शन बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इरप्शंस इजेक्टेड मटेरियल्स गेट कलेक्टेड नियर द वेंट एंड फॉर्म्स ए कोन लाइक स्ट्रक्चर। ये कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब जो सेंट्रल इरप्शन है इसमें भी फर्दर टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इरप्शन, मोड एंड इंटेंसिटी। तो इनको हम देख लेते हैं। ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ऐसा सच ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है हवाईयन टाइप। इस टाइप में बेसिक लावा निकलता है एंड गैसेस भी साथ साथ इजेक्ट होती है। ये इसमें एक्सप्लोसिव एक्टिविटी नहीं होती है, ये काफ़ी शांत तरीके से इरप्ट होता है। ठीक है। मोना लुआ एंड किलायो ऑफ हवाई आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल्स। ये आप देख सकते हो, ये है हवाई आइलैंड। तो इसमें बड़ी शांति से, मतलब यस, इसमें बड़ी मतलब आसानी तरीके से नॉन एक्सप्लोसिव नेचर में वॉल्केनिक इरप्शन होता है एंड साथ साथ थोड़ी सी गैसेस भी निकलती है, बहुत कम अमाउंट में। फिर है स्ट्रोम्बोलियन टाइप, नेम्ड आफ्टर द स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो ऑफ लिप्री आइलैंड, मेडिटेरियन सी, विच इज ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी बार पूछा गया है। तो ये इरप्शन मॉडरेट इंटेंसिटी के होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, इससे थोड़े ज्यादा इंटेंसिटी में हाई होते हैं। ये भी बसाल्टिक लावा करते हैं और गैस बबल्स बनाते हैं। अब ये गैस बबल जब वैसे जैसे ब्लास्ट होता है तो जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है वो हंड्रेड्स ऑफ फीट तक ऊपर जाता है। ये देखो, यहाँ पे जब बबल्स बनते हैं, जब बबल्स ब्लास्ट होते हैं तो जो इनके साथ साथ लावा और जो मटेरियल होता है वो ब्लास्ट होके ऊपर तक जाता है एंड ये थोड़ा गैसेस भी बनाते हैं। तो अगेन सबसे पहले हवाइन, फिर उसके बाद में इंटेंसिटी बढ़ी तो स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। उसके बाद में आता है वल्केनियन टाइप। Again, these type of eruptions are moderately explosive and eject a lot of gas and ash. This ash gets distributed by the wind and known as ash shower. तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर और एश शावर की तरह बना लेती है। तो इसका एग्जांपल है ये, और ये कॉलीफ्लावर शेप ले लेता है। यू कैन सी, ये वल्केनियन टाइप है, इसने एक कॉलीफ्लावर का शेप ले लिया। ठीक है, तो ये है वल्केनियन टाइप। फिर उसके बाद में ये वाला टाइप, फिर है पीलियन टाइप। A large number of gas, ash, and pyroclastic material are ejected from such volcanoes. These material falls back and travel down the side of a volcano at a very high speed, causing avalanches. तो इसमें भी गैसेस और पायरोक्लास्टिक मटेरियल रिलीज तो होता है, लेकिन वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो फॉल कर जाता है, एंड फॉल करता है तो वो एवलांच कॉज करता है। यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, ये रिलीज होके वापस यहाँ पे फॉल करा, एंड जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये एवलांच कॉज करता जाएगा, एंड यहाँ पे ये जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत करता है। फिर आता है लीनियन टाइप, वेरी वायलेंट इरप्शन, सबसे ज्यादा वायलेंट ये इरप्शंस होते हैं, एंड इसमें जो लावा होता है वो भी हाईली विस्कस लावा होता है। हाईली विस्कस है तो एसिडिक लावा निकलता है। ये बिकॉज दे आर वायलेंट, ये जो जो वेंट होता है उसके यहाँ पे जो प्लग होता है उसको ब्रेक करके निकलते हैं, एंड इसमें काफी टॉल कॉलम ऑफ एशेस क्रिएट होता है। यू कैन सी, ये देखो, ये है लीनियन इरप्शन, इसमें कितना लंबा ये गैसेस का एक कॉलम क्रिएट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सट्रूसिव एंड सेकंड इज इंट्रूसिव। Volcanic activity creates numerous types of landforms which can be either on the surface or below the surface. Extrusive मतलब जो surface पे बनते हैं, intrusive जो अर्थ के अंदर बनते हैं, surface के अंदर। एक्सट्रूसिव में सबसे पहले आता है सिंडर कोन्स, शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट और स्ट्राटो वॉल्केनो, क्रेटर, कैल्डेरा एंड फिशर। क्रेटर, कैल्डेरा एंड फिशर। अगर आपको बताऊं तो ये तीन तो है वॉल्केनिक कोन के टाइप, एंड ये तीन है
ये है ओपनिंग का टाइप। ओके, सिंडर कोन, लो हाइट माउंट्स ऑफ वोल्केनिक मटेरियल accumulated नियर दी वेंट। ये जो वेंट है उसके आसपास थोड़ी हाइट का एक वॉल्केनिक माउंट क्रिएट हो जाता है जिसको हम सिंडर कोन्स बोलते हैं। फिर होता है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है, लावा के पाइलअप होने की वजह से शील्ड बनता है, एंड इसकी जो जो लावा होता है वो काफी दूर तक फैलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो स्लोप होती है वो काफी जेंटल है। अगर मान लो ये एक ओपनिंग है, तो यहाँ पे जो लावा होता है वो ऐसे बनता है, तो इसने एक कॉन्वेक्स टाइप की शील्ड बना दी। दे आर वाइड स्प्रेड एंड हैव अ जेंटल स्लोप विच गिव्स देम अ शेप ऑफ ए शील्ड विद अ कॉन्वेक्स स्लोप। अब आप खुद सोचो, क्योंकि इसमें ये इतनी दूर तक ये स्प्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लावा कौन सा होगा, यहाँ पे बसाल्टिक लावा फ्लो कर रहा होगा, तभी इतनी दूर तक फैलता है। फिर आता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। These are steep-sided conical shaped volcanoes formed by the hardening of acidic lava. अब अगेन यहाँ पे स्टीप साइडेड है तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते थे, स्टीप साइडेड है तो जल्दी सॉलिडिफाई हो गया, पास में सॉलिडिफाई हो गया, तो एसिडिक लावा। न्यू लेयर्स गेट एडेड ऑन टू द वॉल्केनो आफ्टर ईच इरप्शन। ये मान लो यहाँ पे वेंट है, रिलीज हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफाई हुआ, फिर और रिलीज हुआ, यहाँ पे और सॉलिडिफाई हुआ, फिर और इरप्शन हुआ, यहाँ पे और सॉलिडिफाई हुआ। तो इस तरीके से इसमें लेयर्स ऐड होती जाती है, एंड इसी वजह से इसको स्ट्रैटो वॉल्केनो बोलते हैं। स्ट्रैटो यानी लेयर्ड वॉल्केनो। फिर आता है क्रेटर। क्रेटर बेसिकली जो वॉल्केनो के माउथ पे, मतलब वॉल्केनो की ओपनिंग पे जो माउथ टाइप का शेप होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। इट इज अ फनल शेप्ड डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ वॉल्केनिक वेंट। These are formed when the rock and pyroclastic material build a ring around the vent. तो ये मतलब जैसे ओपनिंग के आसपास जब एक रिंग बना लेते हैं तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, इसी को हम क्रेटर बोलते हैं। फिर जब अगर कोई वॉल्केनो एक्सटिंक्ट हो जाता है एंड उस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो वो क्रेटर लेक बनाता है। ठीक है, फिर आता है कैल्डेरा। कैल्डेरा बेसिकली क्या होता है, जब ये क्रेटर, जैसे मैंने बताया कि जब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हो जाता है एंड जब ये क्रेटर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसके काफी टाइम बाद में जब वॉल्केनिक इरप्शन वापस होता है, वॉल्केनिक जो लावा होता है वापस आना होता है, तो वो काफी प्रेशर के साथ में रिलीज होता है, एंड उस प्रेशर की वजह से यहाँ का जो ये आउटर ओपनिंग है ये टूट के बाहर आ जाता है, तो ये एक बड़ा ओपनिंग क्रिएट करता है, इसी को हम कैल्डेरा बोलते हैं। अ कैल्डेरा इज अ लार्ज शैलो कैविटी विच इज लार्जर देन अ क्रेटर। दे आर फॉर्म्ड बाय वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस। फिर आता है फिशर। फिशर तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, एक लंबी स्ट्रेच ऑफ ओपनिंग्स। ठीक है, या पिक्चर पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, हमने सारे देख लिए एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक इरप्शंस, अब हम देखेंगे इंट्रूसिव। ओके, तो इंट्रूसिव में सबसे पहले हम देखेंगे डाइक। डाइक बेसिकली क्या होता है, जैसे इंट्रूसिव वॉल्केनो क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में, जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग जो कैविटीज होती है, जो उन कैविटीज में सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनको हम इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। तो जो अर्थ के इंटीरियर में जो परपेंडिकुलर या जो वर्टिकल या फिर ऑलमोस्ट वर्टिकल, अगर ये ऐसा है या फिर ये कुछ ऐसा है, जो वर्टिकल या ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है उसको हम डाइक बोलते हैं। इसी का अपोजिट होता है सिल, जो हॉरिजॉन्टल में सॉलिडिफाई होता है। डाइक परपेंडिकुलर होता है, सिल हॉरिजॉन्टल होता है। फिर होता है बैथोलिथ। बैथोलिथ एक लार्ज डोम शेप्ड मैग्मा चेम्बर। देखो ये लार्ज डोम शेप्ड एक मैग्मा चेम्बर है, तो इसको हम बोलेंगे बैथोलिथ। फिर आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ बेसिकली क्या होता है, ये भी होता डोम शेप्ड ही है, ये भी है तो एक डोम शेप्ड ही, लेकिन ये छोटा है बैथोलिथ से पहला, एंड इसमें एक कनेक्टिविटी होती है जहां से इसमें लावा आता रहता है। तो ये ऐसा शेप जो होता है वो लैकोलिथ होता है। तो हमने डायक देख लिया, सिल देख लिया, लैकोलिथ देख लिया, बैथोलिथ देख लिया। लोपोलिथ होता है सॉसर शेप्ड, जो सॉसर शेप्ड में सॉलिडिफाई हो जाता है वो होता है लैकोलिथ, लोपोलिथ सॉरी। एंड फैकोलिथ होता है वेव्स के फॉर्म में, ऐसे सॉलिडिफाई होता है वो, मतलब ऊपर और नीचे इस टाइप में, वो ट्रफ्स एंड क्रेस्ट के फॉर्म में वो सॉलिडिफाई होता है अर्थ के इंटीरियर में। तो ये होते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड लास्ट वीडियो के बाद में ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, सो आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, सो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस, एंड आई विल ट्राई कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट एक दो वीडियो तो मैं अपलोड कर दूँ। एंड वन मोर थिंग, हो सकता है आपको मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा हो, सो प्लीज़ इग्नोर दैट, बिकॉज आई एम नॉट एट माई होम, आई एम नॉट एट माई प्लेस वेयर जहाँ पे मुझे, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है।
and I hope कि आप you will cooperate with that. So again, thanks for giving your time, thanks for watching, and if you like my content, please subscribe the channel and follow me on these platforms. Thank you so much.